वेलकम टू ऑल ऑफ यू। इस लेक्चर में हम लोग एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के बारे में डिस्कस करेंगे। बट बिफोर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल मेडिकल अकेडमी। ओके, देखते हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग क्या होती है। सबसे पहले एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग की डिफिनेशन को देखते हैं। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स आर दोज ड्रग विच लोअर द हाई ब्लड प्रेशर। इसका मतलब ये हुआ कि एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग वो ड्रग होती है जो बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को कम कर देती है। ठीक है ना, बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को कम कर देती है। ये बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर किसको कहते हैं? इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर कह सकते हैं, या उसको हाइपरटेंशन भी बोलते हैं ना। अगर किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है उसको क्या बोलेंगे? हाइपरटेंशन। तो हम इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स आर दोज ड्रग विच आर यूज्ड इन द हाइपरटेंशन, ये भी कह सकते हैं। तो अल्टीमेटली ये हुआ कि एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स क्या करती है? जो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को नॉर्मल कर देती है। अब इस यहाँ पे हम एक दो चीज़ समझते हैं ना। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि क्या बोलते हैं, नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है और जो है बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर क्या होता है। बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर मीन्स हाइपरटेंशन क्या होता है। तो सबसे पहले नॉर्मल ब्लड प्रेशर देखते हैं। नॉर्मल जब जान जाएंगे तभी समझेंगे कि हाँ ब्लड प्रेशर बढ़ा है घटा है। ठीक है ना। तो देखिए, नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर होता है आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है ना, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। नॉर्मल जो है, नॉर्मल नहीं आइडियल कह सकते हैं। आइडियल जो ब्लड प्रेशर होता है 120 mmHg सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है और 80 mmHg डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। ये क्या आइडियल ब्लड प्रेशर होता है। ठीक है ना। तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, मैक्सिमम ब्लड प्रेशर भी कहते हैं सिस्टोलिक को, वो कितना होता है? 120 mmHg होता है। अच्छा, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को क्या कहते हैं? मिनिमम ब्लड प्रेशर कहते हैं। ये कितना होता है? 80 mmHg होता है। अब देखिए, आइडियल रेंज तो हम लोगों ने, आइडियल वैल्यू तो हम लोगों ने देख लिया सिस्टोलिक और डायस्टोलिक की। अब हम लोग नॉर्मल रेंज देखते हैं कि सिस्टोलिक की कितनी नॉर्मल रेंज है और डायस्टोलिक की कितनी नॉर्मल रेंज है, कि कितने रेंज पे कितना सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर रहेगा तो नॉर्मल माना जाएगा। अब उसको बारे में देखते हैं। ठीक है ना। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ क्या बोलते हैं, लेस देन 140। अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140 से कम हो, ठीक है ना, इसका मतलब नॉर्मल सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है। ठीक है ना। अगर ये देखिए डायस्टोलिक है, अगर डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 mmHg से कम हो, इसका मतलब डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। तो हम कह सकते हैं कि 140 से नीचे, मतलब 130 से 139 या 129 के नीचे जितना भी ब्लड प्रेशर नॉर्मल सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहा जाएगा। ठीक है ना। 89 या 89 से नीचे जो ब्लड प्रेशर होगा नॉर्मल डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होगा। ठीक है ना। इसको मत लेके चलिए कि 120 सिस्टोलिक है तो 120 ही रहेगा। अगर 120 से 121 हो गया, 122 हो गया तो बढ़ गया, ऐसा नहीं। ऐसा नहीं है। डायस्टोलिक अगर 80 है तो 81 हो गया तो बढ़ गया, ऐसा नहीं। ये एक आइडियल वैल्यू है, एक एक्यूरेट वैल्यू है। और जो नॉर्मल रेंज है ये नॉर्मल रेंज है ना। 130 तक सिस्टोलिक गया, 139 तक गया तो इसका मतलब नॉर्मल है। 120 से 139 तक गया, इसका मतलब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। 140 या 140 से ऊपर इसका मतलब हाइपरटेंशन है, इसका मतलब ब्लड प्रेशर बढ़ गया। ठीक है ना। उसी तरीके से डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर में 89 या 89 से कम है, इसका मतलब नॉर्मल है, पेशेंट का ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। अगर 90 या 90 से एबव है, इसका मतलब डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ गया। ठीक है ना। तो अब उस कंडीशन में क्या होंगे, जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, जब हाइपरटेंशन हो जाएगा तो उसमें क्या, कौन सी ड्रग देंगे? एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग देंगे। क्योंकि डेफिनेशन यही है ना, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग की ये डेफिनेशन है ना, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स आर दो ड्रग विच लोअर द हाई ब्लड प्रेशर। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट जानना कि जो बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर उसको कम करता है। ऐसा नहीं कि मतलब जो है जो नॉर्मल है उसको भी कर देगा, नॉर्मल लेके आएगा। ठीक है ना। अब हम लोग ये चीज़ समझ गए। अच्छा, तो बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को हाइपरटेंशन बोलते हैं। हाइपरटेंशन कितने टाइप का होता है? दो टाइप का हाइपरटेंशन होता है। हाइपरटेंशन कितने टाइप होता है? दो टाइप होता है। नंबर 1 प्राइमरी हाइपरटेंशन बोलते हैं, नंबर 2 सेकेंडरी हाइपरटेंशन बोलते हैं। अच्छा, अब नंबर 1 प्राइमरी को देखते हैं। प्राइमरी हाइपरटेंशन को एसेंशियल हाइपरटेंशन भी बोलते हैं। ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं प्राइमरी हाइपरटेंशन इज आल्सो नोन एज एसेंशियल हाइपरटेंशन। अच्छा, प्राइमरी जो हाइपरटेंशन
होता है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो हम कह सकते हैं प्राइमरी हाइपरटेंशन इज़ वेरी वेरी कॉमन, बहुत ज़्यादा कॉमन। तो ज़्यादा लोगों को जो बीपी बढ़ता है वो कौन सा हाइपरटेंशन होता है? प्राइमरी हाइपरटेंशन होता है। बहुत कम लोगों में सेकेंडरी हाइपरटेंशन होता है, ठीक है ना, ये चीज़ जान लीजिए, है ना, ठीक है। अच्छा, प्राइमरी जो हाइपरटेंशन है उसका कॉज या उसका कारण या उसका वजह पता ही नहीं है क्यों प्राइमरी हाइपरटेंशन हो जाता है ना, अभी तक पता ही नहीं चल पाया। ये चीज़ जान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो प्राइमरी हाइपरटेंशन होता है वो तो एक तो बहुत कॉमन है, ज़्यादातर लोगों को प्राइमरी हाइपरटेंशन होता है, ठीक है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि प्राइमरी जो हाइपरटेंशन है उसका कॉज या उसका कारण, उसकी वजह पता ही नहीं क्यों बढ़ जाता है ना, ये बहुत स्पष्ट तरीके से जान लीजिएगा। अच्छा, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सेकेंडरी हाइपरटेंशन। सेकेंडरी हाइपरटेंशन लेस कॉमन है, मतलब कम लोगों में होता है एज कम्पेयर टू प्राइमरी हाइपरटेंशन। अच्छा, सेकेंडरी हाइपरटेंशन का जो कारण है, जो कॉज है, जो वजह, वो किसकी वजह से मालूम है, ठीक है ना। सेकेंडरी हाइपरटेंशन जो होता है उसकी वजह मालूम है, उसका कारण मालूम है, ठीक है ना, उसका कॉज मालूम है। अच्छा, क्या कारण है, क्या कॉज है या क्या वजह है कि सेकेंडरी हाइपरटेंशन होता है? देखिए, नंबर 1 कॉज, सेकेंडरी हाइपरटेंशन होने का नंबर 1 कॉज क्या हो जाएगा? देखिए, ब्लड वेसल्स में क्या हो जाएगी? प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है ना, ब्लड वेसल्स में प्रॉब्लम। जैसे ये हमारी ब्लड वेसल्स है ना, ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल में प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रॉब्लम क्या हो जाएगी? या तो ये नैरो हो जाएगी, या तो कंस्ट्रिक्ट हो जाएगी, या तो फैट और लिपिड डिपोजिट हो जाएगा, या तो प्लग का फॉर्मेशन हो जाएगा, है ना। इस तरीके से कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी जिसकी वजह से सेकेंडरी हाइपरटेंशन होगा, मतलब बीपी बढ़ जाएगा। तो ठीक है ना, सबसे पहले ब्लड वेसल को हो गया, ब्लड वेसल से क्या हो जाएगी हमारी, उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी। दूसरी चीज़ देखिए, क्या बोलते हैं, थायराइड डिजीज़, थायराइड बीमारी होती है, ठीक है ना, T3 T4 हार्मोन होते हैं, ठीक है उसके, तो उस डिजीज़ में भी ब्लड प्रेशर, सेकेंडरी हाइपरटेंशन होता है, ठीक है ना। और थर्ड देखिएगा, थर्ड में क्या, किडनी डिजीज़, अगर किडनी की बीमारी हुई, किडनी डिजीज़ हुई या किडनी में प्रॉब्लम हुई तब भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। लेकिन वो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो कौन सा ब्लड प्रेशर बोला जाएगा, कौन सा हाइपरटेंशन, प्राइमरी के सेकेंडरी, सेकेंडरी हाइपरटेंशन बोल रहा है, क्योंकि हम लोग जानते हैं, अच्छे तरीके जानते हैं कि प्राइमरी हाइपरटेंशन का कॉज, कारण या वजह पता ही नहीं क्यों बढ़ता, ऐसे ही बढ़ जाता है, पता ही नहीं चलता, ठीक है ना। अच्छा, सिर्फ सेकेंडरी जो हाइपरटेंशन है उसका ही कारण, उसकी वजह होती है। उसकी पहली वजह क्या होगी, हमारी ब्लड वेसल्स में प्रॉब्लम हो जाएगी। दूसरा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से सेकेंडरी हाइपरटेंशन होता है, क्या होता है, किडनी डिजीज़ हो जाएगी। थर्ड जो है क्या हो जाएगी, थायराइड डिजीज़ हो जाएगी, थायराइड की बीमारी हो जाएगी। फोर्थ हो जाएगा एड्रेनल ग्लैंड जो है उसमें ट्यूमर हो जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? तो ये सब कारण है जिसकी वजह से सेकेंडरी हाइपरटेंशन होता है। तो अच्छा, अब हम लोगों ने एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के बारे में डिस्कस कर लिया, ठीक है। फिर हाइपरटेंशन क्या होता है उसको भी हम लोग डिस्कस कर लिया, कितने टाइप का हाइपरटेंशन होता है उसको भी हम लोग डिस्कस कर लिया, ठीक है ना। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ द एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। अब हम लोग एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग की जो क्लासिफिकेशन है उसके बारे में डिस्कस करने जाएंगे। जो एंटी हाइपरटेंसिव की जो क्लासिफिकेशन उसके बारे में अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, एक चीज़ बता रहे हैं, फार्माकोलॉजी में देखिए, सबसे पहले किसी चीज़ की डेफिनेशन लिखना होता है, ठीक है, क्लासिफिकेशन, ठीक है, फिर इसके बाद मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस, फिर एडवर्स इफेक्ट, फिर यूजेस, इस तरीके से इतनी चीज़ लिखना होता है। सॉरी, सबसे पहले क्या, डेफिनेशन, ठीक है, किसी भी ड्रग के सबसे पहले क्या है, किसी भी क्लासिफिकेशन सबसे पहले क्या है, क्लासिफिकेशन, डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, एडवर्स इफेक्ट, यूजेस। ये 5 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी ड्रग के बारे में या किसी की क्लासिफिकेशन के बारे में लिखना, ठीक है ना। तो एक एक चीज़ एक एक हम बताएंगे आप लोगों को, है ना, ठीक है। तो अब हम लोग एंटी हाइपरटेंसिव को क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, कितने क्लासिफिकेशन होता है। इसका क्लासिफिकेशन थोड़ा सा बड़ा है। ये क्लासिफिकेशन क्यों बनाएगा, अलग अलग ड्रग क्यों बनाएंगे, अब सबका काम है बीपी कम करना, तो फिर इतनी दवा ड्रग को बनाने की जरूरत क्या। इसलिए क्योंकि हमने देखा बीपी कहीं बढ़ रहा है किसी वजह से, कहीं बढ़ रहा ब्लड वेसल्स में प्रॉब्लम हो गई उसकी वजह से बढ़ रहा, कहीं हम देख रहे हैं किडनी में प्रॉब्लम हो रही उसकी वजह से बढ़ रहा, सेकेंडरी हाइपरटेंशन की बात कर रहे हैं, कहीं देख रहे हैं थायराइड क्या डिजीज़ हो गई उसकी वजह से बढ़ रहा, कहीं हम देख रहे हैं कि एड्रेनल ग्लैंड में ट्यूमर हो जा रहा है उसकी वजह से बढ़ रहा है बीपी। तो अलग अलग कॉज की वजह से सेकेंडरी हाइपरटेंशन होता है, उसकी तो अलग अलग ड्रग भी चाहिए ना, इसलिए अलग अलग ड्रग है, अलग अलग क्लासिफिकेशन है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग की क्लासिफिकेशन क्या है। देखिए, सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन है क्या होता है, डायूरेटिक्स, क्या बोलते हैं, डायूरेटिक्स। सबसे पहले क्लासिफिकेशन में आएंगे, क्या क्या रहता है, डायूरेटिक्स है। और डायूरेटिक्स की में देखिए सब कैटेगरी कितनी है, 5 सब कैटेगरी होती है ना।
तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन डायोटिक्स हो गया। डायोटिक्स में कितनी सब कैटेगरी? 5 है। एक एक डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्या हो जाएगा? लूप डायोटिक्स। लूप डायोटिक्स देखते हैं कौन कौन सी ड्रग्स हैं, ठीक है ना। देखिए हमारा सबसे पहला क्लासिफिकेशन क्या है? डायोटिक्स हो गया। डायोटिक्स की सबसे पहले सब कैटेगरी कौन सी है? लूप डायोटिक। अब लूप डायोटिक्स में देखते हैं कौन सी मेडिसिन है या कौन सी ड्रग्स है। क्या है? फ्यूरोसेमाइड, टोरेसेमाइड, 2 ड्रग हमने देख लिया। फिर दूसरी सब कैटेगरी हम लूप क्या बोलते हैं, डायोटिक की देखते हैं। दूसरी सब कैटेगरी क्या है? थायजाइड डायोटिक्स। अब थायजाइड डायोटिक की देखते हैं इसमें कौन सी ड्रग्स है, ठीक है। देखिए हाइड्रोक्लोरोथायजाइड, बेंजथायजाइड, ये 2 ड्रग हमने बता दिया, ठीक है। और भी ड्रग है, ठीक है, लेकिन थोड़ा थोड़ा हम बताते रहेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद थर्ड जो सब कैटेगरी है डायोटिक्स की क्या है? थायजाइड लाइक डायोटिक्स। थायजाइड लाइक डायूरेटिक्स। थायजाइड लाइक डायोटिक्स में कौन सी ड्रग्स है? क्लोरोथाइडोन नंबर 1, नंबर 2 इंडिपामाइड, नंबर 3 क्या हो जाएगा? जीपामाइड। 3 ड्रग्स इसमें हमने बता दिया। फिर फोर्थ सब कैटेगरी जो डायोटिक्स की है उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स, ठीक है ना। क्या बोलेंगे? पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स। इसमें जो ड्रग्स है देखते हैं कौन सी ड्रग्स है। इसमें देखिए ड्रग्स से हो जाएगा अमीलोराइड और स्पाइरोनोलैक्टोन, ये 2 ड्रग हो गई। अब इस तरीके से हमने देखा डायोटिक्स के हमने क्लासिफिकेशन देख लिया, ठीक है ना। डायोटिक का हमने क्लासिफिकेशन देखा। अब हम लोग जा रहे हैं क्लासिफिकेशन डिस्कस करने किसका? एस इनहिबिटर। एस इनहिबिटर को एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स भी बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं इसमें कौन कौन सी ड्रग्स है। देखिए एस इनहिबिटर में हो जाएगा कैप्टोप्रिल नंबर 1, नंबर दूसरी दवा ड्रग्स हो जाए एनालिप्रिल, नंबर 3 हो जाएगा लिजिनोप्रिल, नंबर 4 हो जाएगा फोजिनोप्रिल, ठीक है ना। ये 4 ड्रग हमने किसको दिखा दिया? एस इनहिबिटर की जो क्लासिफिकेशन, जो दूसरा क्लासिफिकेशन है वो कौन सा क्लासिफिकेशन है? एस इनहिबिटर क्लासिफिकेशन। एस इनहिबिटर को एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स इनहिबिटर भी कहते हैं। तो इसमें कौन कौन सी ड्रग्स हमने बताया? नंबर 1 ड्रग बताया कैप्टोप्रिल, नंबर 2 बताया एनालिप्रिल, नंबर 3 लिजिनोप्रिल, नंबर 4 फोजिनोप्रिल, ओके। नंबर 4 हो जाएगा पेरिंडोप्रिल। ये ड्रग्स हो गई। फिर अगला जो हम क्लासिफिकेशन पढ़ने जा रहे हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग का, वो क्या है? एंजियोटेंसिन एंटागोनिस्ट। एंजियोटेंसिन एंटागोनिस्ट या कह सकते हैं AT1 ब्लॉकर भी कहते हैं। एंजियोटेंसिन ब्लॉकर या एंजियोटेंसिन एंटागोनिस्ट या हम कह सकते हैं AT1 ब्लॉकर, ये तीनों नाम एक है। अब इसमें इसकी सब कैटेगरी में इसमें कौन कौन सी ड्रग्स है? इसमें देखिए कैंडेसार्टान, इर्बेसार्टान, टेलमीसार्टान, वालसार्टान, ये 4 ड्रग हमने बता दिया, ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट क्लासिफिकेशन कौन सा है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग का। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हमारा हो जाएगा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ठीक है ना। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में सबसे पहली जो सब कैटेगरी है कौन से? फिनाइल एल्काइलिन, ठीक है ना। इसमें क्या हो जाएगा? वेरापामिल हो जाएगा। फिर उसके बाद दूसरी सब कैटेगरी बेंजोथाइजापीन, इसमें क्या हो जाएगा? डिल्टी आजम हो जाएगा। थर्ड हो जाएगी सब कैटेगरी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की, क्या हो जाएगा? डाईहाइड्रोपिरिडीन। इसमें हो जाएगा ड्रग्स हो जाएगी एम्लोडिपिन, निफेडिपिन, फेलोडिपिन, ठीक है ना। ये ड्रग्स हो गई। फिर नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग का, बीटा ब्लॉकर, ठीक है ना। तो बीटा ब्लॉकर की 2 सब कैटेगरी होती है, एक नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर, दूसरा होगा सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर। सबसे पहले हम लोग देखते हैं बीटा ब्लॉकर की सबसे पहले कैटेगरी नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर। नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर में कौन कौन सी ड्रग्स हो जाएगी? प्रोपेरानॉल, नंबर 1 प्रोपेरानॉल, नंबर 2 पिंडोलाल, नंबर 3 सोटेलाल, नंबर 4 हो जाएगा टीमोलॉल। ये हो जाएगी बीटा नॉन सेलेक्टिव बीटा 1 बीटा 2 ब्लॉकर, ठीक है ना, की कैटेगरी की ड्रग्स होगी, ठीक है ना। फिर इसके बाद बीटा ब्लॉकर में कार्डियो सेलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर की कैटेगरी में देखते हैं कौन कौन सी ड्रग्स हो जाएगी। इसमें हो जाएगा मेटोप्रोलॉल, एटेनोलॉल, एसबिटोलॉल, ओके, और इसमोप्रोलॉल। ये हो गया क्या? बीटा कार्डियो सेलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर की हो जाएगा ना। फिर इसके बाद हम लोग देख रहे हैं
अगला क्लासिफिकेशन क्या है, अल्फा ब्लॉकर। अल्फा ब्लॉकर में दो है, नॉन सेलेक्टिव अल्फा वन ब्लॉकर और सेलेक्टिव अल्फा वन ब्लॉकर। सेलेक्टिव अल्फा वन ब्लॉकर में हो जाएगा प्राजोसिन, ट्राजोसिन, डॉक्साजोसिन। फिर उसके बाद दूसरा देखते हैं सेलेक्टिव अल्फा टू ब्लॉकर। सेलेक्टिव अल्फा टू ब्लॉकर में क्या हो जाएगी, योहिम्बीन एक ड्रग्स हो जाएगी। फिर नेक्स्ट क्लासिफिकेशन देखते हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स का, क्या हो जाएगा, सेंट्रल सिम्पैथोलाइटिक्स। सेंट्रल सिम्पैथोलाइटिक्स में कौन कौन सी ड्रग है, नंबर 1 हो जाएगा मिथाइल डोपा, नंबर 2 हो जाएगा क्लोनिडीन। फिर उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट कैटेगरी जो ड्रग्स है वैसोडाइलेटर। वैसोडाइलेटर में दो टाइप की ड्रग्स होती हैं, दो कैटेगरी है, एक आर्टेरियोडाइलेटर, दूसरा वीनोडाइलेटर। तो वैसोडाइलेटर की जो सबसे पहले सब कैटेगरी है उसको बोलेंगे आर्टेरियोडाइलेटर। उसमें कौन कौन सी ड्रग है, हाइडालिन, हाइड्राजेलिन और दूसरी हो जाएगा मिनॉक्सीडिल। अच्छा, वैसोडाइलेटर की दूसरी सब कैटेगरी उसको बोलेंगे आर्टेरियोडाइलेटर प्लस वीनोडाइलेटर। इसमें क्या क्या हो जाएगी, एक ड्रग्स होती है क्या, सोडियम नाइट्रोसोपेरोक्साइड। ठीक है ना। इस तरीके से हम लोगों ने एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग का क्लासिफिकेशन डिस्कस कर लिया है। ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में हम एक एक क्लासिफिकेशन को एक एक चीज़ डिटेल में बताएंगे। ठीक है ना। इस तरीके से एंटी हाइपरटेंसिव धीरे धीरे कंप्लीट कर देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।